हाँ तो विद्यार्थी, चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। सोशल साइंस आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। सोशल साइंस का आज से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अर्थशास्त्र का चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10 के लिए, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को बोलेंगे इकोनॉमिक्स। क्लास 10 का चैप्टर अर्थशास्त्र आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स माने होगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए, एडम अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र जो है इसके जनक कौन है विश्व स्तर पे? अर्थशास्त्र के जनक पहले समझेंगे। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ये विश्व के हैं, विश्व के स्तर पर, विश्व के लेवल पे अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्योंकि अर्थशास्त्र चैप्टर जब शुरू करने जाए तो सबसे पहले समझेंगे अर्थशास्त्र होता है क्या। अर्थशास्त्र का मतलब मुख्य रूप से होता है कि पैसे का लेन देन, मतलब पैसे को किस हिसाब से आप, पैसे से कितना रोजगार बढ़ता है, रोजगार में क्या कमी हो रही है, पैसे से कब घाटा हो जाएगा, कब पैसे, मतलब पैसे का होना कितना जरूरी है, ये सारी चीजों को बताया जाता है। तो अर्थशास्त्र का मुख्य अर्थ होता है कि अर्थशास्त्र तात्पर्य यह है कि मुख्य रूप से पैसों से रिलेटेड होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और वहीं अगर इनकी यानी जो अर्थशास्त्र की सारी बातें इनकी किस पुस्तक में दर्शाया गया? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। अब देखिए, भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? भारत में अर्थशास्त्र के जनक है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया ना, विश्व जैसे भी लिखे स्वरैया, हिंदी में आ जाइएगा विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, अर्थशास्त्र का मतलब क्या? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र के लेखक विश्व स्तर में किसे कहेंगे? एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें सारे पैसे से रिलेटेड चीजों को बताया गया है कि कैसे, कहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे अर्थव्यवस्था जाएगी, अर्थव्यवस्था घटेगी, सारी चीजों को अपने पुस्तक में इन्होंने लिखा, जिस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के जनक भारत में कौन है? जिनका नाम है विश्वेश्वरैया। कौन है? विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो एक चीज तो हमने बता दी है कि ये तो आपका अर्थशास्त्र के बारे में बताएं। अब अर्थशास्त्र में हमको क्या पढ़ना, इसको देखेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में चैप्टर हम आपको शुरू करने जा रहे हैं मुद्रा तथा साख। चैप्टर का नाम है मुद्रा तथा साख। यही चैप्टर आपको क्या करना है? पढ़ना है, मुद्रा तथा साख। चैप्टर का नाम है मुद्रा तथा साख, ठीक। मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या? इसे कहेंगे मनी। मुद्रा का मतलब मनी, और एंड को, एंड तथा, और साख को कहेंगे क्रेडिट। क्या कहेंगे? क्रेडिट, ठीक है। क्या कहेंगे? क्रेडिट, ठीक है। चैप्टर का नाम है मुद्रा तथा साख, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें हम हेडिंग पहला देखेंगे कि पहले समझेंगे मुद्रा क्या होता है, ठीक है। तो मुद्रा का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है? रुपया, जिसको बोलते हैं पैसा। ये थे मनी, पैसा, रुपया। तो मुद्रा का मतलब रुपया, पैसा होता है। और साख का मतलब जो क्रेडिट है, इसका मतलब क्या होता है? उधार। क्रेडिट का मतलब उधार, साख का मतलब एक प्रकार से उधार से रिलेटेड है। तो मुद्रा तथा साख नामक चैप्टर में पढ़ना है कि रुपया और पैसे से रिलेटेड सारी चीजों को जानना है, कैसे पैसे को उधार लिया जाता है, फिर कैसे दिया जाता है, सारी जानकारी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इतना चीज में मुद्रा का मतलब मनी जो कहेंगे, साख को अंग्रेजी में क्रेडिट कहेंगे। मुद्रा से तात्पर्य यह है कि मुद्रा का मतलब मुख्य रूप से रुपया या पैसा होता है। साख का मतलब क्या हो जाएगा? उधार। साख का मतलब उधार, ठीक। चलिए, अब हम इसमें आपका पहला हेडिंग बताएंगे। पहली हेडिंग दिया वस्तु विनिमय प्रणाली। पहली हेडिंग आपकी है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए आप ध्यान से समझेंगे, बोर्ड की परीक्षा में आपका सोशल में नंबर बहुत बेहतर आएगा। पूरा आपको बेहतर से बेहतर 70 नंबर मेहनत से पढ़ेंगे तो 60+ नंबर कहीं नहीं गया, आपको बेहतर से आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए समझिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं?
वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य है तो मुख्य रूप से इसमें मुद्रा का क्या रहेगा, अभाव। मुद्रा का क्या रहेगा, अभाव। यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें पैसे की बातें नहीं की जाएगी। देखिए विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु तो समझ रहे, किसी वस्तु जैसे किताब एक वस्तु है, कुर्सी एक वस्तु है, पेन एक वस्तु है, जो आप लगाए एयरफोन लगाए बोलने के लिए ये भी वस्तु है, स्वेटर वस्तु, इस प्रकार क्या विनिमय। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब जैसे हमारे पास चीनी है और आपके पास क्या है, रोटी है, ठीक है। तो आपकी भी आवश्यकता है कि आप हमसे चीनी लेंगे तो चीनी के साथ रोटी खाएंगे, और हमें भी आवश्यकता है कि हम आपसे रोटी ले लेंगे तो क्या करेंगे, चीनी को खाएंगे। यानी दोनों लोगों की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, आपको चीनी देंगे कुछ और आपसे क्या ले लेंगे, रोटी। आप हमसे चीनी ले लेंगे और हम आपसे क्या लेंगे, रोटी। यानी वस्तु का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाएगा, विनिमय। वस्तु का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा, विनिमय। समझ में आ गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य है इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान। वस्तुओं का क्या होगा, आदान प्रदान। अब देखिएगा वस्तुओं का जब हम आदान प्रदान करेंगे इसमें दोनों पक्षों को क्या होगा, दोनों पक्षों को क्या होगा, लाभ। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का मुख्य रूप से क्या करते हैं, आदान प्रदान। सबसे मुख्य चीज याद कीजिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, न कि रुपये का। अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि 10 रुपये दिए तो उनसे हम 10 पे सिक्का लेंगे, 10 पे नोट दिए 10 पे सिक्का लेंगे, गलत है। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य है मुख्य रूप से इसमें वस्तुओं का क्या होगा, आदान प्रदान। कैसे लिखेंगे इसको 2-3 पॉइंट में आपको बता रहे हैं। पेपर में आगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो खूब बेहतर से लिखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य है कि इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान। दूसरी वस्तु देंगे और उनसे दूसरी वस्तु को लेंगे, ठीक है। इसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है। उनको पहले हम बता दिए, जैसे उदाहरण सिंपल बताएं, चीनी और रोटी का। हमारे पास चीनी पर्याप्त मात्रा में और आपके पास रोटी क्या है, पर्याप्त मात्रा में। हमें रोटी की आवश्यकता है और आपकी चीनी की, क्योंकि हम चीनी लिए तो चीनी इस तरह खाने के लिए तो आप तो इस तरह से भी खा सकते हैं चीनी। रोटी आप सूखे भी खा सकते हैं मजबूरी आने पे, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को अगर मिल जाए, रोटी के साथ चीनी मिल जाए तो खाने का टेस्ट दूसरा हो जाएगा, और चीनी के साथ रोटी मिल जाए तो टेस्ट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चीनी पर्याप्त मात्रा में, तो हम उस व्यक्ति को चीनी दे देंगे, तो वो चीनी के साथ रोटी खा लेगा। और उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोटी है तो वो मुझे क्या दे देगा, रोटी। तो हम रोटी के साथ क्या खा लेंगे, चीनी खा लेंगे। यानी दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, इसमें मुख्य रूप से दोनों पक्षों को क्या हो गया, लाभ। क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आ गया। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को दोहरे संयोग का लाभ कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली को हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली को हम क्या कहते हैं, दोहरा संयोग। क्या कहेंगे, दोहरा संयोग का लाभ कहिए, या दोहरे संयोग की आवश्यकताओं के नाम से भी इसे क्या कहते हैं, जाना जाया जाता है। ठीक, दोहरे संयोग का लाभ। कितना बेहतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करते हैं, बढ़िया से समझिए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य रूप से इसमें सबसे पूछेगा वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कमी है। एक चीज यहाँ पे नोट में लिखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य रूप से कमी क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कमी यह है कि इसमें मुद्रा का क्या रहता है, अभाव। मुद्रा का अभाव, मुद्रा का क्या रहेगा, अभाव। यह मुख्य रूप से उसका क्या है, दोष है, कमी कही। ठीक है, चलिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपको समझ में आ गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का क्या होता है, अभाव। इसमें वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होगा, दोनों पक्षों को क्या होगा, लाभ होगा। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, दोहरे संयोग का लाभ कहते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, तब हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। अब हम देखेंगे अगली हेडिंग इसमें, अब इसके बारे में समझेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। ये आपका हेडिंग है, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली हम बता चुके, वस्तुओं का आदान प्रदान ही कराएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसके गुण समझते हैं। सबके अंदर गुण होता है और सबके अंदर कमी होता है, कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता। ठीक है, गांव में देहात में देखते हैं ना, कोई किसी के लिए अच्छा तो कहेगा हमारे लिए फलाना बहुत अच्छा, कोई किसी को पसंद नहीं कहेगा, हो
करिएवा मुँह झौसा कैसन बा, ओकर नाक बा टेढ़, आँख बा तिरहा नियर, ठीक है। तो अलग अलग चीजें जो जिसको पसंद नहीं रहेगा तो लोग कहते फलाना में ये कमी है वो कमी है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के हम देखेंगे इसके क्या क्या गुण है, क्या इससे लाभ मिलेंगे लोगों को, इसके लाभ क्या क्या। तो पहला लाभ आप देखिएगा, विकेंद्रीकरण प्रणाली। विकेंद्रीकरण प्रणाली कौन सा पहला पॉइंट समझेंगे, विकेंद्रीकरण प्रणाली दिया है। इसमें मुख्य रूप से देखिए वस्तुओं, देखिए विकेंद्रीकरण आपको बता चुके, केंद्रीकरण किसी भी वस्तु को एकत्रित करना। देखिए विकेंद्रीकरण दिया, देखिए केंद्रीकरण इसका हम अर्थ देखें तो क्या करना, इकट्ठा करना। देखिए वी का मतलब हो जाएगा अलग, यानी कि वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सकते, अलग कर सकते। तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि किसी भी वस्तु को आप आवश्यकता से ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, समझिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली का मतलब है कि वस्तु को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। इतना समझ में आ गया होगा। देखा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली से क्या तात्पर्य, तो विकेंद्रीकरण प्रणाली का मतलब है कि किसी भी वस्तु को ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं बताइए। आलू आपके घर में है, ठीक है, आलू देखते हैं आदमी, आलू अच्छा खासा हो जाएगा, 2-10 बोरा 5 बोरा घर पे रख देते हैं। लेकिन आदमी कितने समझदारी से काम करते हैं कि 2 बोरा 3 बोरा आलू कहाँ रख देते, कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। 6 महीना 7 महीना तक वस्तु को रख सकते हैं। अभी तो ना कोल्ड स्टोर में ही आप देखिए आलू को 10-10 साल रख दें तो उसमें ज्यादा ठंडी की मात्रा की वजह से भी आलू में धीरे ज्यादा ठंडी धीरे धीरे उस पर दाग टाइप बनने लगता है। जैसे कि तो रोटी वोटी रख देते हैं फ्रिज में ही, तो फ्रिज में रोटी इतनी जिस नमी के कारण धीरे धीरे उस पर अलग टाइप में रोटी अब रुआ नियर बनाता है, कचका उसको कहते हैं सब्जी, चोईटा उईटा नहीं जमने लगता है। तो वो क्या है, किसी भी वस्तु को ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, वस्तु क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है। तो इसका पहला वस्तु विनिमय प्रणाली का गुण में कह रहा है कि किसी भी वस्तु को क्या करेंगे, हम ज्यादा समय तक नहीं रख सकेंगे, ठीक है। आइए सरल प्रणाली, दूसरी प्रणाली क्या है, सरल प्रणाली। अब देखिए लाभ का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को जब अब ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसका समय समय पे यूज करते रहेंगे। तो जब समय समय पे यूज करेंगे तो हमें नई वस्तु हमेशा उत्पन्न करेंगे, जिससे लोगों को खाने की वस्तु चाहे पहनने का कोई कपड़ा हमेशा अपडेट होगा। तो इससे मुख्य रूप से क्या मिलेगा, हमको लाभ ही मिलेगा। ही नहीं कि पुराने जमाने का स्टाइल रह जाए। पुराने जमाने में क्या था, आदमी देखते हैं तो बार भी बार रखते थे, जो अमिताभ बच्चन थे, धर्मेंद्र थे, तो बार उस समय कहीं नहीं, रोमों का बाल एकदम ऐसे कान पे चढ़ा होता था, ऐसे यहाँ तक खत आता था, एकदम लटका हुआ था ऐसे। अब देख रहे हैं डिजाइनिंग बदल रही है तो समय के साथ। अब देखें बच्चों का कटिंग क्या होता है, 1 साइड कटाते हैं, 2 साइड कटाते हैं, ये सारा कटिंग है। बच्चियों का कटिंग सारा बाल ऐसे झाड़ लेंगे, एक ठो बाल यहाँ पे आके ऐसे टिक जाता है, ये सब कटिंग है। नहीं नहीं, पहले की महिलाएं बड़ा बड़ा चोटी यहाँ तक होता था, खूब झाड़ती थी, बैठ कर अस्थि से लिख निकालती थी। लेकिन अब का, अब तो इतनी बाल लेके झाड़ने का समय नहीं, तो लटकते ही रह जाता है, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे हमको क्या करना चाहिए, चेंजिंग करना चाहिए। तो वस्तु को ज्यादा समय तक जब नहीं रखा जाएगा तो हम नई नई वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, फिर से नई वस्तु उसका उत्पादन होगा तो सही से लोग क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। सरल प्रणाली, ये मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, इस प्रणाली से लाभ क्या कि अशिक्षित लोगों के लिए बेहतर है, अशिक्षित लोगों के लिए बेहतर। देखिए सरल प्रणाली से तात्पर्य क्या कि बताइए, जब वस्तु का आदान प्रदान करना होगा, जब वस्तु का आदान प्रदान करना होगा तो इसमें पढ़ने का लिखने का जरूरी नहीं है। मान लीजिए आदमी नहीं भी, अब आदमी पढ़ा लिखा रहेगा तो बेहतर से किसी चीज को एक एक ग्राम को, चलो भैया 10 kg 500 ग्राम, 10 kg 300 ग्राम, लेकिन वस्तु को आपको देना है। इसमें जो पढ़े लिखे भी लोग नहीं, एक खोरा लाओ है गेहूं देता भैया, एक दिए एक खोरा तो से एक खोरा गेहूं ले, एक खोरा आटा लेंगे, तो उतना आदमी नहीं सोचता। तो मुख्य रूप से क्या है, सरल प्रणाली से क्या है, इसमें अशिक्षित लोगों के लिए इस प्रणाली से क्या हो जाता है, हमें लाभ मिल जाता है, ठीक है। तीसरे इसमें देखेंगे, पहला विकेंद्रीकरण देखें, दूसरा सरल प्रणाली देखें, और तीसरे देखें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है, उपयुक्त, ठीक है। अब अगला इसका लाभ देखें, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आप देखिए कि पूरे संसार के लेवल तक, पूरे संसार में हर जगह की मुद्रा अलग अलग है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं
यूरो चलता है, कहीं रुपया चलता है, कहीं टका चलता है, अलग अलग देश की मुद्राएं हैं। तो बताइए भारत की रुपया अब डॉलर में हम अमेरिका में जाएंगे अपने वस्तु अपने पैसे को देने तो वहाँ भी दिक्कत होगा। अब वहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे रुपया, तो रुपया को फिर कन्वर्ट करा जाएगा डॉलर में, फिर डॉलर के बाद उनको हम पैसे देंगे तो समय ज्यादा लॉस होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का लाभ में अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली हमारी कौन सी है, वस्तु यानी कि क्यों, क्योंकि इसमें क्या रुपया, डॉलर, यूरो, टका, ये सब हमको क्या करना है, नहीं देखना। इसमें क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बस हमको क्या करना, वस्तु। हमारे लिए अमेरिका से 10 टन गेहूं लिए। अब देखिए 10 टन गेहूं लिए तो फिर क्या इसमें कौन सा सोचना है, कौन सा गणित आपको लगाना है। अब ये रुपया तो है ना कि हम जाएंगे रुपया ले लें 10 अरब रुपया, तो रुपया को फिर बदलेंगे डॉलर, तो क्या वहाँ डॉलर चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या 10 टन गेहूं लिए, फिर हमारे यहाँ 10 टन गेहूं हुआ, फिर 10 टन गेहूं क्या कर देंगे, उसे दे देंगे, 10 टन गेहूं क्या कर देंगे, दे देंगे। यानी कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त मुख्य रूप से कोई प्रणाली है तो वह कौन सी प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें आराम से अपनी वस्तुओं को 10 टन ले तो फिर उसे 10 टन दे देंगे, ना कि मुद्रा को हम कन्वर्ट करने पड़ेगा कि फिर रुपया से डॉलर कीजिए, रुपया से दिनार कीजिए, रुपया से टका कीजिए, तो कई बार समय लगेगा। इससे सबसे बेहतर प्रणाली कौन सी प्रणाली कही जाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तीनों प्रणाली आपको समझ में आ गई। वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण में पहला विकेंद्रीकरण का मतलब वस्तु को जब ज्यादा समय तक नहीं रखेंगे, इसका मतलब कि हम जो वस्तु को जब 6 महीना 8 महीने फिर से नई वस्तु का उत्पादन करेंगे तो खाने में भी सुविधा रहेगा, पहनने में भी किसी चीज को नई अपडेट होता रहेगा, तो भी फायदा है। दूसरा चीज, इस सरल प्रणाली से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से अशिक्षित लोग के लिए बेहतर है। आप पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन वस्तुओं का आदान प्रदान, एक बोरा गेहूं ले तुम फिर एक बोरा दे देंगे भैया, अगले सीजन में एक बोरा दे देंगे, इसमें कोई गणित आपको नहीं लगाना कितना ग्राम लिए, इसको जोख है, यानी कुछ नहीं, आराम से आप कोई भी वस्तु व्यक्ति उसे क्या कर सकता है, दे सकता है। यानी सबसे बेहतर किसके लिए, अशिक्षित लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रुपया चलेगा, डॉलर चलेगा, दिनार चलेगा, यूरो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करना, मुख्य रूप से वस्तु को बस आदान प्रदान कर देना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी सबसे बेहतर कोई प्रणाली है तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, मिटा दें, चलिए आइए अगला इसको हम देखेंगे। अगला पॉइंट पारस्परिक सहयोग। अगला हेडिंग है पारस्परिक सहयोग। देखिए पारस्परिक सहयोग कितना बेहतर चीज कह रहा है कि इसके अगला लाभ क्या, पारस्परिक सहयोग का मतलब क्या होता है। आप पारस्परिक मतलब दो लोगों के बीच का संबंध, ठीक है, तो भाई आपसी संबंध बना के रखिए, आप पारस्परिक संबंध बना के रखिए। वस्तु के विनिमय के आदान प्रदान से, वस्तुओं के आदान प्रदान करने से लोगों का आपसी प्रेम व्यवहार भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में किसी दिन ऐसा हो जाए कि आटा समाप्त हो जाए, अब क्या कीजिए, बगल में हमारे पड़ोसी हैं तो हमको उनसे आटा लेना है, चाहे एक खोर, देखिए केजी की बात नहीं करेंगे, 1 केजी 2 केजी तो जो आ जाएगा आपको मुद्रा में, हम क्या कहेंगे, मुख्य रूप से उनको वस्तुओं को तो हम गए ले लिए, आपको डाली कहेंगे 1 डाली आटा दे दीजिए। अब देखिए अब हमारे मौका पे संभाल दिए, क्योंकि हमारे घर में आटा नहीं था, मेहमान आए थे, आटा ले लिए। जब हमारे पास आटा फिर आ गया पिसवा उसवा कर, तो फिर हम क्या कर दे, उनको दे देंगे। इससे क्या, आपस का संबंध बेहतर है। आपस का संबंध में तो दो लोगों के बीच में प्रेम बना रहेगा, यह प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली है। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली का गुण अगला है कि आपसी सहयोग क्या होगा, बेहतर, आपसी संबंध इससे क्या रहेगा, बना रहेगा, आपसी संबंध बना रहेगा। हर पॉइंट में आप बस इतना लिखेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, पारस्परिक सहयोग का मतलब होगा इसमें आपसी सहयोग क्या करेंगे, वस्तुओं के माध्यम से बना रहेगा। हम वस्तु दे दें फिर कल वो हमको वस्तु दे देंगे। ठीक है, अगला विनिमय, विनिमय प्रक्रिया है जो हमारी, विनिमय प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्षों को लाभ, विनिमय प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्षों को लाभ, पक्षों को लाभ। अगला पांचवा पॉइंट, इससे ज्यादा 5 पॉइंट लिख देंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। वो विनिमय प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्षों को लाभ। विनिमय का मतलब, जैसे हम देखिए सबसे बेहतर उदाहरण आपको बताएं, बेहतर का मतलब हमको बताने का प्रयास शुरुआत में ही कि चीनी वाला। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या था, जैसे एक व्यक्ति है राम, राम के पास क्या था, चीनी था। ठीक है, वहीं दूसरा व्यक्ति क्या है, श्याम, और इसके पास क्या था, रोटी था। अब देखिए विनिमय प्रक्रिया, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, पहले बताया। अब आदान प्रदान किसका होगा, वस्तु का। याद रहे कि इस टॉपिक में मुद्रा से कोई संबंध नहीं,
क्योंकि बात सारा वस्तु का आदान प्रदान करना है, मुद्रा लिख दें तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वस्तु विनिमय प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्षों का मतलब हमको भी लाभ होगा और दूसरे को, यानी एक व्यक्ति राम था और दूसरा व्यक्ति कौन था, श्याम था। ठीक है, राम के पास चीनी था और श्याम के पास रोटी था। चीनी खाएंगे तो आप भी खा लेंगे अकेले, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन हमें वस्तु विनिमय प्रक्रिया के दोनों पक्षों को समझना है। अब राम को रोटी चाहिए, श्याम को चीनी, तो राम इससे क्या मांगा, रोटी। अब रोटी मिल गया तो अब रोटी के साथ चीनी खा लेगा तो इस खाने में यानी कि इससे फायदा हो जाएगा, खाने में बेहतर रहेगा। अब श्याम के पास रोटी है लेकिन चीनी, तो श्याम क्या कर लेगा, इससे क्या मांग लेगा, रोटी। अब देखिए राम को भी फायदा, श्याम को भी फायदा, यानी कि विनिमय प्रक्रिया के द्वारा दोनों लोगों को क्या हो जाता है, फायदा। तो सबसे बढ़िया है कि विनिमय प्रक्रिया के दोनों पक्षों का लाभ का मतलब दोनों पक्षों को फायदा प्राप्त होता है। आप कुछ भी और बेहतर से बेहतर बना के लिखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। विश्व विनिमय प्रक्रिया के दोनों पक्षों का लाभ का मतलब है इसमें मुख्य रूप से दोनों व्यक्तियों का लाभ होगा। हम चीनी और रोटी का उदाहरण दे दिया, आप कोई भी उदाहरण ले सकते। किसी के पास जिलेबी है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास पकौड़ी की दुकान है। अब जिलेबी वाला का मन का रोज जो मीठा खाते खाते मन उब जाता है, सोचेगा कि हम पकौड़ी खाएं। अब पकौड़ी वाला सोचेगा रोज रोज पकौड़ी खाते तनी आज मीठा कुछ मीठा हो जाए, मीठा चीज खा ले। तो उस आपस में कहेंगे भैया आप हमें पावर जिलेबी दे दीजिए, हम आपको पावर क्या देंगे, पकौड़ी। तो दोनों लोग जिलेबी पकौड़ी का आदान प्रदान कर देंगे, दोनों को फायदा हो जाएगा। बस ये तो कह रहा है वस्तु विनिमय प्रक्रिया के दोनों पक्षों का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था टोटल गुण। अब अगला हम देखेंगे इसकी हर चीज का कमी होता है तो हर व्यक्ति में गुण होता है, तो हर व्यक्ति में हानि भी होता है, तो इससे लाभ बताएं। अब इसी का क्या देखेंगे, हानि देखेंगे। ठीक, चलिए मिटा रहे हैं बाबू। अब अगला हम पूरा मिटाएंगे नहीं, यहीं से काम हमारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा, गलेगा नहीं, बचा रहता है ना। आइए, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष, दोष यानी कि कमी। ठीक, अब देखेंगे पहला इसमें कमी क्या है, वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु के विभाजन में कठिनाई। अब तक तो आपने लाभ देखा और अब इसके क्या देखेंगे, हानि देखेंगे। वस्तु के विभाजन में कठिनाई क्या रहा है, वस्तु के विभाजन में कठिनाई का मतलब एकदम आसान भाषा में। अब बताइए हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कुर्सी है। अब कुर्सी को जब हम क्या करेंगे, उसको बांट देंगे, तो कुछ जो कुर्सी हम ले लें, कुर्सी उर्सी बना नहीं पाते हैं, कैसे बनता है, 4 ठे घोड़ा होता है, ऐसे एगो ऐसे और नीचवा कैसे कैसे ऐसे ऐसे रहता है, अरे ऐसे कैसे कैसे रहता है, ऊपर ऐसे नहीं है तो लगता है ऐसे क्या बन गया, ठीक ही बन गया, जैसे बनल ठीक बना। अब ध्यान दीजिए, 2 कुर्सी बोर्ड और 2 को देखेबे ना दिखाएंगे, अगर पीछे में लुकल है तो जनते वाला तो। ठीक है, देखिए वस्तु के विभाजन में मान लीजिए आपके पास कुर्सी, अब क्या किया जाए, 2 लोग कहेंगे भैया के बांट दीजिए। ये बताइए ये कुर्सी का है नी से बीच में काट देनी, यानी एक गोड़ ना एगो पीछे लुकल, ठीक जानत वालो। अब आधा हिस्सा इधर कट गया, आधा हिस्सा इधर कट गया। अब बताइए एक कुर्सी का कोई वैल्यू रहा नहीं, कुर्सी काट दिए, ना फलाने बैठिए ना चिन्हे बैठिए, समझ रहा है। यानी कि वस्तु के विभाजन में सबसे बड़ी कमी है कि वस्तु को जब हम बांट देते हैं, उसमें अलग अलग कर देते हैं, तो इस वस्तु का लाभ कोई भी दूसरा व्यक्ति यानी आपस में दोनों व्यक्ति नहीं ले पाते। तो मुख्य रूप से दोनों लोगों को फायदा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इससे घाटा ही है। तो ये क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या थी, कठिनाई थी, यानी कि कमी था। ठीक है, वस्तु के विभाजन में कठिनाई समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे, वस्तु के विभाजन में कठिनाई के बाद हस्तांतरण की असुविधा। हस्तांतरण की असुविधा, इसमें हम समझेंगे हेडिंग में हस्तांतरण की असुविधा। दोनों का पॉइंट यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से बुक को ध्यान से पढ़ेंगे, बस समझ ही रहेंगे तो आराम से कोई पेपर में लिख सकते हैं, कहीं आपका नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, हस्तांतरण की असुविधा क्या समझेंगे, इसकी अगली कमी क्या दिया, देखिए कैसे असुविधा। मान लीजिए गांव में सबसे ज्यादा देखते हैं सरसों का तेल
क्योंकि आटा तो थोड़ा सस्ता 20 पे 25 पे केजी में चला जाता है, हो जाता है। तेल देखेंगे, तेल का जब आदान प्रदान होता है तो गांव की सबसे बड़ी खोरी को ले लेते हैं आदमी। खोरी में गए तन तेल दे दिया, एक खोरी हो, और अब आदमी उतना उस समय इग्नोर नहीं करता, एक खोरी तेल लेकर चली आई, ठीक है। अब एक खोरी तेल ले ली, और जब वो तेल लेकर महिला चली आई, जब वो अब वो तेल देने जाएंगी तो वो जो दूसरी महिला होगी तो कहेगी हम तो तोके भर के तेल डाली, तू खाली लेके आई है। और उस समय ख्याल नहीं कि ये कहेंगे ना हम तो खलिए लेके, हम तो कहाँ, हम तो पूरा भरल थोड़ा ना, हमें कुछ ना कुछ खलिए रहे। नहीं समझ रहे कि वस्त्रांतरण में भी सुविधा, असुविधा का मतलब किसी वस्तु को लाए, आटा ही लाए, अब आप एक डाली भर के, अब इतना, अब थोड़ा सा तो कमी हो जाएगा। एक डाली एकदम भर नका नक्का ले कर तुम बिना नका नक्का ना ले गई ला, तो ये देख रहे हैं दो वस्तु में भी क्या एक प्रकार की मनमुटाव दोनों लोगं में हो जाएगा कि इतना हम दिए थे, अगले बार होकर ना दे बाटा, अपने पड़ोसन को अगली बार आटा नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, गेहूं नहीं देंगे। इसका मतलब वस्तुओं को देने में क्या हो जाती है, असुविधा, असुविधा, ठीक है। यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करने में बहुत ही क्या हो जाता है, दोनों पक्षों को दिक्कत होता है। देने में देखिए ये सब राइटिंग वाइटिंग पे मत जाइए कभी, वस्तुओं को देने में क्या हो जाएगी, असुविधा, दोनों पक्ष इससे संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है। आइए अगला इसका देखेंगे कमी, हम आपको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अगला देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष में क्या कह रहा है, अगला पॉइंट, वैकल्पिक 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 आवश्यकता का अभाव, वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव सबसे मुख्य चीज। देखिए कुछ नहीं कह रहा, वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे दो लोग हैं, ठीक है, एक लोगों के पास पकौड़ी है और दूसरे लोगों के पास क्या है, जलेबी। एक व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति कौन है, राम, और एक व्यक्ति कौन है, श्याम, समझिएगा। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति राम जिनके पास पकौड़ी है, दूसरा व्यक्ति क्या है, श्याम, ठीक है। यानी कि वैकल्पिक वस्तु का, वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव से तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में पकौड़ी और इनके पास पर्याप्त मात्रा में जलेबी है। अब ये अपनी पकौड़ी लिए हैं, सोच रहे हैं कि हमको खाना है जलेबी, इनके पास, श्याम के पास जलेबी, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है कि हम जलेबी नहीं खाएं, अरे पकौड़ी नहीं खाएंगे। इस वैकल्पिक, इनका इच्छा है कि हम इसे खाएं, लेकिन इनकी इच्छा है कि हम इसे ना खाएं। तो इसका मतलब कि दोनों व्यक्ति भी सोच रहे हैं कि इस वस्तु को खा ले, लेकिन ये व्यक्ति नहीं सोच रहा है। देखिए इसमें विकल्प दे दिया कि आप इसको इसको ले लीजिए, पकौड़ी को आप जलेबी दे दीजिए, लेकिन ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब कभी कभी किसी वस्तु को देने में और लेने में क्या असुविधा महसूस होती है, हम चाह कर भी उस वस्तु को लेना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति मेरी वस्तु को नहीं लेना पसंद करता है। तो यह क्या हुआ, वैकल्पिक, यानी विकल्प की बात आई कि हम आपको विकल्प दे रहे हैं, आप पकौड़ी लेकर हमसे जलेबी ले लीजिए, लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि भैया हम तो पकौड़ी ना ले, हम अपने जलेबी से खा के खा रहा संतुष्ट रहो, ठीक। यानी एक व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु को देना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति इस वस्तु को नहीं लेना चाह रहा है। यानी कि इसमें मुख्य देख रहे हैं विकल्प दे रहा है कि आप ले लीजिए, लेकिन यह नहीं ले रहा था, वैकल्पिक आवश्यकता का क्या कहलाएगा, अभाव। अगर ले लेता तो अभाव नहीं होता, ठीक है। चलिए विद्यार्थी को आपको समझ में आ गया होगा, बता दें, ठीक। आपको 3 पॉइंट हमने इसमें बता दिया। अगला चौथा पॉइंट देखेंगे, मूल्य के, चौथा पॉइंट देखेंगे मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य को खरीदा, मतलब देखिए मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव मतलब आपने किसी वस्तु को लिया, जैसे आप आटा ही ले लीजिए, ठीक है। आटा हम सिंपल उदाहरण देखिए, सर्वमान्य माप, माप का मतलब जोखना, तराजू में हम जोखते हैं ना, तो जोखने का भी तरीका कितना, पहले आदमी राशन लेने जाता था तो कितना चालाक थे, जो राशन कोटेदार व्यक्ति होता था, जोखते समय नीचे सटाता चिम्मल, चिम्मल तो पकड़े नीचे मार देता था वो,
पिचिया सटा था तो उसमें भी पावर आधा किलो मार लेता था। ये वही तराजू एक माप यानी कि जोखना, ठीक है। तो मूल्य के सर्वमान्य माप का इसमें अभाव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक डाली क्या ले लिया, आटा, एक डाली आटा लिया और किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, ये आटा दे दिया। किसको दे दिया, श्याम को, ठीक है। और एक डाली आटा किसके पास है, राम के पास, ठीक है। ये किसको दे देना है, श्याम को। अब ये क्या करेगा, श्याम को इसने दे दिया, अब ये श्याम फिर इसे क्या करेगा, लौटाएगा। क्या लौटाएगा, एक डाली आटा। आप कहें का उदाहरण सर जी बता रहे हैं जी। देखिए एक डाली इसको आटा उठाया, दिया था उस समय इग्नोर नहीं किया, यानी कि आप एक डाली दिए तो अब एक डाली कोई जरूरी है कि एकदम पेन वो भर के लाया था उस समय तो भर को दे दिया। तो थोड़ा सा आप देख रहे कम बेसी तो हो सकता है, एकदम एकदम एक जेट पूरा पेनिया तक जोखिम नहीं, ऊपर तक वेतन देना बराबर करा, क्योंकि हमें नापना तो है नहीं, मतलब हमें इसमें जाके केजी तो करना नहीं, वस्तु को हम दे रहे, एक दो दे दिए, एक दो हमको वापस ला कर फिर दे रहे, तो कमी तो होगी उसमें, थोड़ा सा एक कुछ ग्राम कम हो जाएगा, कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम कम बेसी हो सकता है। यही कह रहा है कि मूल्य के सर्वमान्य माप का भाव, वस्तुओं के आदान प्रदान में हमें क्या होता है, मापने का यानी जोखने में कुछ ना कुछ कमियों को देखने, कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलता है, ठीक है। मूल्य के सर्वमान्य माप का भाव का मतलब दो वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे तो उसमें जरूर हमें जोखने में यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेगा। मूल्य के सर्वमान्य माप का भाव से संबंध, ठीक है। इस आटा को उदाहरण आपको दे दें, बेहतर आप भूलेंगे नहीं। चलिए ठीक है, बिठा था, ठीक। आइए अब इसका अंतिम पॉइंट हम देखेंगे, सेवाओं के विनिमय में असुविधा। पांचवा और अंतिम पॉइंट, सेवाओं के विनिमय में असुविधा, सेवाओं के विनिमय में असुविधा। देखिए सेवाओं का विनिमय का मतलब, सेवा का समझ है, सेवा क्षेत्र 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। सेवाओं के विनिमय में असुविधा का मतलब क्या, किसी वस्तु को, जैसे आपको मान लीजिए हमारे पास गेहूं आटा पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। अब हमें क्या करना, मतलब साधन से मर्दा से लेकर गाजीपुर जाना है, ठीक है। तो मर्दा हम बस में बैठ गए, मर्दा से पहुंच गए गाजीपुर। अब बताइए जब हम जाएंगे तो क्या, अब उसको कहेंगे भैया मर्दा से गाजीपुर अली यहाँ, तो एक काम कर रहा है, एक डाली आटा ले ला। तू का कहिए भैया ये आटा देबा, हमके का चाहिए, रोकड़ा पैसा। इसका मतलब हमने देखा कब आप सेवा का लाभ लेते हैं, चाहे कहीं जाते आते हैं, कहीं कुछ खाते हैं। अब गांव में तो आप देख कर चल जाएंगे, लेकिन बड़े जगह से एरोप्लेन में चले गए, ट्रेन में चले गए, बस में चले गए, टेम्पो में चले गए, अब कहो भैया इतना दूर से नहीं है, ले लाता नहीं एक आधा दूध और गेहूँ, आधा दूध और धान, ये तो हो गला। तो क्या यानी कि सेवाओं के विनिमय में क्या हो जाता है, असुविधा। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं साधनों के द्वारा, तो वहां पर आटा गेहूं ना देबा उनके फुंसा के चलिए, उतार दी बीच में रास्ता में, पहले के हमको चाहेगा रोकड़ा। यानी कि मुख्य रूप से सेवाओं के विनिमय में क्या हो जाती है, इसमें आने जाने में, आने जाने में वस्तु, आने जाने में मुख्य रूप से असुविधा महसूस होती, असुविधा मिल, आने जाने में मुख्य रूप से असुविधा होती है, ठीक है। समझ में आ गया। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष में सेवाओं के विनिमय की असुविधा का मतलब आप किसी वस्तु के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज का इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर एकदम आसान है, कहीं कुछ कठिन नहीं है, आप बस बेहतर से इसे समझा कीजिए। बस एक बार आपको पूरा रिवाइज कराने का हम प्रयास करें। देखिए सबसे पहले समझें कि मुद्रा तथा साख चैप्टर था। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हिंदी होता है। इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे, विश्व स्तर पे एडम स्मिथ थे। उनकी सारी बातों को इकोनॉमिक्स में, जितनी कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, कमी की सारी उनकी पुस्तक में लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। साख का मतलब होता है उदार। आज हम पहले चैप्टर पॉइंट पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य होता है कि वह प्रणाली जिसमें किसी वस्तु का आदान प्रदान होगा वही कहलाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। यह मुख्य रूप से दोनों पक्षों को लाभ को दर्शाता है, ठीक है। और इसे दोहरा संयोग का लाभ इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों व्यक्तियों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इसमें कमी मुख्य रूप से आता है क्योंकि इसमें मुद्रा का क्या होता है, अभाव।
इसमें हमने आपको कई लाभ बताया। विकेंद्रीकरण प्रणाली का मतलब किसी वस्तु को ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे। इससे फायदा यह है कि जो वस्तु को ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे तो अब हर बार नई उसी वस्तु मतलब नई वस्तु को मतलब अनाज हो चाहे किसी भी वस्तु का निर्माण करें, नया आएगा तो लोग इसे क्या अपडेट होंगे, जानेंगे, फिर और उससे नए नए चीज़ों को उत्पादन होता जाएगा। दूसरा बताया शरण प्रणाली। शरण प्रणाली से लाभ यह है कि इसमें मुख्य रूप से अशिक्षित लोग भी इसका क्या करते हैं, वस्तु के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करके इससे सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा आपको हेडिंग बताया था पारस्परिक सहयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत पारस्परिक सहयोग, दोनों लोगों के बीच में संबंध बना रहता है वस्तुओं के आदान प्रदान करने से। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रक्रिया के द्वारा अगला पॉइंट बनाते हैं दोनों पक्षों को लाभ होता है। एक ही पक्ष को हमें जिस चीज़ की कमी है, अगर दूसरे को उस चीज़ की हमारी कमी दूसरे के पास वो वस्तु है तो हम उससे लेकर अपने लाभ संतुष्ट कर सकते हैं, और जो उसके पास नहीं हम उसे देकर क्या कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे हमने चीनी और रोटी का उदाहरण आपको दिया था। एक टोटल आपके लाभ हमने बता दिए थे। अब इसी कुछ कमियां हमने बताया तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या थी, कुछ ना कुछ कमियां थी। इसमें हमने पहली कमी बताया था, इसमें वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई होती है। और वस्तुओं को हम काट कर न कुर्सी लिए काट कर दे देंगे तो न उन्हीं को फायदा होगा न उन्हीं को, यानी दोनों लोगों को क्या हो जाएगा, हानि देखने को मिलेगा। वैकल्पिक अवस्था का अभाव इसमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास किसी चीज वस्तु है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वस्तु किसी दूसरे वस्तु को दे दूं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं लेना चाहता, तो देखते हैं विकल्प की बात आ जाती है। तो वो नहीं लेना चाहता तो हमारी वस्तु वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या है, अभाव है। ले लेता तो दोनों लोगों को क्या हो जाता, लाभ हो जाता। ठीक है, अगला पॉइंट हमने आपको लिखा था, 2 पॉइंट हो गए। और वह सेवाओं के विनिमय में असुविधा। जब आपके पास आप जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से जाना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं, अब उसमें आप गेहूँ चावल आटा नहीं कहेंगे भैया हम मर्दा से गाजीपुर आ गए, गाजीपुर से बनारस चलने तो ले ला एक बोरा आटा, ठीक हम चलते हैं घर। तो नहीं, इसमें हमको क्या चाहिए, उसको देना पड़ेगा पैसा। तो यह मुख्य रूप से क्या है, कमी है। क्या है, कमी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगला चीज हमने बताया था मूल्य। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य रूप से मूल्य का अभाव होता है। किसी भी वस्तु को हम जितना लाते हैं उतना नहीं दे पाते। एक डाली गेहूं आटा लेकर आए तो कोई जो नहीं, जितना आटा आया तो नेक्स्ट उतना ही बार उस पर जाएगा, क्योंकि इसमें हमें जोखना पड़ेगा, तो हमें मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली हम पढ़ा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की मशीन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, वस्तुओं का बस आदान प्रदान करना। यह सबसे बड़ा इसका क्या था, कमी था। तो आज के लिए विद्यार्थी बस इतना ही। अगला इसका टॉपिक हम आपको अगले दिन प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए विद्यार्थी।